जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान के साथ लगी पूरी सीमा पर तैनात होंगे भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम्स। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को मिलेगी ट्रेनिंग नासा के सेंटर में। पाकिस्तान चीन से ले रहा है 5th जनरेशन के J-31 फाइटर्स। क्या भारत भी लेगा अमेरिका से F-35? भारत म्यांमार सीमा पर इंसर्जेंसी को रोकने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार सस्पेंड कर सकती है फ्री मूवमेंट रिजीम। और भारत तंजानिया की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को स्थापित करने में करेगा मदद। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू कश्मीर में LOC के पास एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज की डिप्लॉयमेंट को फाइनल करने के बेहद करीब है। और सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि इन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं और इनकी जो तैनाती है वो 6 महीनों के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। और जो ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये सभी बॉर्डर्स के साथ तैनात की जाएगी और इसके जो ट्रायल्स हैं वो 3 अलग अलग तरह से हो रहे हैं और जिनमें अलग अलग फैक्टर्स को भी देखा जाएगा, जैसे कि ये डिसाइड करना कि ये जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसे किन जगहों पर इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय करना है और किन किन जगहों पर कॉम्बिनेशन के साथ। और जैसे कि ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि पिछले साल यानी कि 2023 में ही BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 100 पाकिस्तानी ड्रोन्स को शॉट डाउन किया, जो कि नार्कोटिक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस इन सभी की स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को सभी बॉर्डर्स पर तेजी से तैनात करने के लिए कार्य जारी है। हालांकि जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है तो उसमें भी कई अलग अलग तरह के टाइप्स आते हैं और यहाँ पे किस टाइप की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो उसके बारे में रिपोर्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DRDO ने नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रियल टाइम और साइट स्पेसिफिक वेदर फॉरकास्ट के लिए एक नई तरह के सिस्टम को विकसित किया है। और DRDO साइंटिस्ट के मुताबिक उनका जो नया सिस्टम है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, हैवी स्नोफॉल, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, तो इस तरह के जो प्राकृतिक खतरे होते हैं तो उनको भी कम करने में सहायक होगा। और इससे न केवल पहाड़ी क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही और तैनाती में सहायता मिलेगी बल्कि इन क्षेत्रों की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और इस सिस्टम को विकसित किया है DRDO की DGRE ने, यानी कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। और ये सिस्टम एक इंडिपेंडेंट वेदर फॉरकास्ट सिस्टम की तरह काम करता है और हाई एल्टीट्यूड स्नो बाउंड एरियाज में इसके ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लगभग 40 वर्षों के बाद अब इंडियन एयरफोर्स का एक और पायलट स्पेस में जाने के लिए तैयार है, जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO और US की स्पेस एजेंसी नासा के उस कोलैबोरेटिव एफर्ट का हिस्सा है जिसमें 2024 के अंत तक एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। और इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ह्यूस्टन में स्थित नासा की जॉनसन स्पेस सेंटर में एडवांस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि लगभग 40 वर्ष पहले इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय नागरिक बने थे स्पेस में ट्रैवल करने वाले। और चूंकि भारत भी अपने पहले गगनयान स्पेस मिशन की पूरी तैयारी कर रहा है तो बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है तो वो भी गगनयान मिशन की तैयारी के हिस्से के तौर पर ही है। और वियोन की रिपोर्ट के मुताबिक ISRO चीफ श्री S. सोमनाथ की तरफ से बताया गया है कि जो 2024 वाला साल है तो वो गगनयान की तैयारियों वाला होने वाला है। और ISRO का टारगेट है गगनयान मैन मिशन के तहत 2025 के अंत तक एस्ट्रोनॉट मिशन को परफॉर्म करना। और वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें कई सारी माइलस्टोन्स क्रॉस करने, जिसमें से 3 तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की अनमैन्ड फ्लाइट्स हैं और जिसमें से इस वर्ष के लिए 2 अनमैन्ड मिशंस को शेड्यूल किया गया है, जिसमें व्योम मित्र नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। और गगनयान भारत का हाईली चैलेंजिंग मिशन होने वाला है और इसके लिए हमें अधिक से अधिक एक्सपीरियंस प्राप्त करने की जरूरत है। और इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले मिशन के लिए जो इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजे जाने की तैयारी चल रही है तो हमें ये वही एक्सपीरियंस देने में मदद करेगा। और ये भारत के अपने खुद के मैन्ड स्पेस मिशन को परफॉर्म करने से पहले एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस देगा, खास करके हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। बाकी आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी तक 20 से अधिक देशों के एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं और वहां पर रह चुके हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाताल लोक के किनारे पर खड़ी अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन के J-31 स्टेल्थ फाइटर्स की खरीद के लिए नेगोशिएशन को स्टार्ट कर दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख की तरफ से दिया गया है, जिसमें हाल ही में आयोजित की गई एक सेरेमनी के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है कि J-31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलरेडी हो चुका है और ये जो एयरक्राफ्ट है जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान चीन से इस J-31 को अपने F-16 फाइटर्स की फ्लीट के रिप्लेसमेंट के तौर पर ले रहा है। और ये तो आप जानते होंगे कि पिछले साल एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें टर्की के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि जो पाकिस्तान है वो टर्की के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कान में पार्टिसिपेट करेगा और जिसके लिए बेहद ही जल्द एग्रीमेंट साइन होने की बात भी की गई थी।
यानी कि एक तरफ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर उनके 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को विकसित करने में शामिल होगा, और अगर वो उस प्रोग्राम में शामिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है तो पाकिस्तान को टर्की के 5th जनरेशन में दिलचस्पी होगी। लेकिन अब इस रिपोर्ट का आना और वो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ का कंफर्म करना कि पाकिस्तान चीन से J-31 स्टाइल फाइटर्स को खरीदने की कगार पर है, तो ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की लॉटरी खुल गई है। अब आगे पाकिस्तान वाकई में ये J-31 फाइटर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है तो इसकी पुष्टि तो फिलहाल अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, जब से रिपोर्ट सामने आई है तो तब से इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक डिबेट जरूर छिड़ चुकी है कि पाकिस्तान जैसे देश भी 5th जनरेशन जैसे फाइटर को एक्वायर करने पर काम कर रहा है, वहीं भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है एमकार, जिसे अभी आने में समय है और वो 2032 से पहले सर्विस में शामिल नहीं होने वाला है, तो ऐसे में क्या भारत को यूएस या रशिया जैसे कंट्रीज से कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में 5th जनरेशन फाइटर्स खरीदने चाहिए। रशिया ने तो ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन फाइटर्स के ऑफर भारत को दे रखे हैं, और वहीं यूएस का भी जो F-35 है तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहता है कि भारत और यूएस के बीच F-35 की डील भी संभव है। और जब पिछले साल एरो इंडिया शो में पहली बार F-35 फाइटर्स भारत आए थे तो उस समय यूएस ऑफिशियल्स ने इस बात के संकेत दिए थे कि F-35 को खरीदने के मामले में भारत अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है और अभी वो विचार ही कर रहा है कि उसे F-35 वाकई में चाहिए भी या नहीं। बाकी आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की फ्लीट में जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर्स इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर क्या भारत को किसी दूसरी कंट्री से F-35 जैसे फाइटर को खरीदने पर विचार करना चाहिए या नहीं। बाकी F-35 अगर भारत लेता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बाकी चीन की उस J-31 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। तो आपको याद दिला दें कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर चीन की कंपनीज पर आरोप लगा है कि चीन के जासूसों ने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के डेटाबेस को पेनिट्रेट किया था और वहां से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराई थी, और वो चुराई गई इन्फॉर्मेशन इस J-31 फाइटर में भी इंक्लूड की गई है। बाकी J-31 की अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो वो इंप्रेस जरूर करती है, लेकिन चीन के मामले में जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस होती हैं तो उन स्पेसिफिकेशंस के रियलिटी बनते बनते डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बाकी J-31 जब रियल सिचुएशन में आएगा तभी कोई कह सकता है कि ये सच में एक अच्छा फाइटर है या फिर ये बाकी चाइनीज एयरक्राफ्ट की तरह ही एक जंक है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलीगल माइग्रेंट्स के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार बेहद ही जल्द भारत म्यांमार सीमा के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड करने की तैयारी कर रही है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि फ्री मूवमेंट रिजीम एक ऐसी व्यवस्था है जो कि भारत म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को अपने पड़ोसी देश के 16 किलोमीटर अंदर तक बिना डॉक्यूमेंट्स के जाने की अनुमति देता है। यानी कि जो भारत म्यांमार सीमा के करीब रहते हैं तो वे बॉर्डर के दूसरी तरफ बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसे 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर, ताकि लोकल ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा मिले। लेकिन जब पिछले साल मई में मणिपुर में हिंसा भड़की तो फिर इस रिजीम को लेकर लोकल रेजिडेंट्स ने कंप्लेन करनी भी शुरू करी, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था और इसका इस्तेमाल इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स और आर्म्स की ट्रैफिकिंग के लिए भी होने लगा था। हालांकि इस रिजीम को कई बार ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है, कोविड के समय भी ये सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो रिजीम है ये परमानेंटली सस्पेंड हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अभी तक भारत म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोग जो एक दूसरे की तरफ बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक जा सकते थे, अब उन्हें वीज़ा चाहिए होगा सीमा पार जाने के लिए। और इस रिजीम को सस्पेंड करने का फैसला खास तौर पर इसलिए लिया गया है ताकि जो विद्रोही संगठन है जो कि भारत की तरफ आके हमला करते हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए म्यांमार की तरफ चले जाते हैं, तो उनकी इस गतिविधि को रोका जा सके। और वैसे कि आप जानते हैं कि इन सारी गतिविधियों में चीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल यह है कि चीन म्यांमार को किसी भी तरह से वीक करना चाह रहा है ताकि वो उसे अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल कर सके। और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो म्यांमार को असल में चीन की एक वैसल स्टेट बनाना चाहती है, और इसी वजह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी म्यांमार में डुअल गेम खेल रही है। एक तरफ वो दुनिया को ये दिखाती है कि वो म्यांमार के मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट करती है, और वहीं इसी के साथ साथ जो चीन है वो म्यांमार में काफ़ी चुपचाप तरीके से म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ वहाँ के रेबल्स को भी सपोर्ट कर रही है। और ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये दावा करती हैं कि चीन ने काफ़ी चुपचाप तरीके से म्यांमार की स्थिति खराब करने के लिए वेपन्स वहाँ पर सप्लाई किए हैं। और इस सबके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसे चीन अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है, और इसी वजह से म्यांमार के रेबल्स को सपोर्ट करना असल में चीन द्वारा इस रीजन में भारत के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। वियॉन की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री कॉपरेशन को एक्सपेंड करने के हिस्से के तौर पर भारत तंजानिया को उनकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की ड्रोन मेकर गरुड़ एरोस्पेस को DGCA से स्मॉल और मीडियम क्लास ड्रोन्स के लिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइजेशन मिल चुका है, और कंपनी की तरफ से कहा गया कि गरुड़ एरोस्पेस भारत की एकमात्र ड्रोन कंपनी बनी है जिसके पास स्मॉल और मीडियम क्लास के ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग दोनों के लिए डुअल सर्टिफिकेशन है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में
देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए एसएसबी के कांस्टेबल एल नटराज सिंह और कांस्टेबल एच बीरा सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज करते समय लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ए कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन रमेश सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ए कुमार आर्मी के किस रेजिमेंट से थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।